प्रिय छात्रों, आज के क्लास में जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। और इस प्रैक्टिस सेट संख्या का 2 का पहला क्वेश्चन आपका सामने है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और इसी कुतुब मीनार के बगल में आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि इस कुतुब मीनार से दो गुना मीनार का मैं निर्माण करूंगा। लेकिन ये अलई दरवाज़ा जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब 75 मीटर तक का इसका निर्माण कराया गया, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो इस अलई दरवाज़ा का काम जो है वो अधूरा रह गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैसूर में। और ये श्रीरंगपट्टनम मैसूर में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम मैसूर में है। और इसके पश्चात इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि आपका 1792 ईस्वी में अंग्रेज़ तथा टीपू सुल्तान के मध्य किया गया था। तो इस तरीके से श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। मुग़ल प्रशासन में कोतवाल को एक तरीके से मुख्य कार्य जो दिया गया था वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया। तो आंसर हो जाएगा आपका बम्बई। और इसी बम्बई को आज के समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है। और इसी बम्बई शहर में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रीस। और ये ग्रीस जो है आज के समय में यूनान के नाम से जाना जाता है। और ये मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का दरबारी विद्वान था। और सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया। तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। तो नाना साहब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। आंसर क्या होगा, धोंदू पंत। और ये नाना साहब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। और ये सरदार बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं कि नाना साहब का दूसरा नाम धोंदू पंत और ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। अब अगला क्वेश्चन, सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो कहाँ पर घोषित किया गया था, तो ये इलाहाबाद में घोषित किया गया था। और 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत से समाप्त कर दिया गया। और महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। और उसी लेटर को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ करके सुनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका 1858।
और यही 1858 का जो अधिनियम आया था, इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश महारानी के हाथ में चली गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, और ए में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अभी कई बार ये एक तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जिसका व्याख्या हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि वही 1857 की क्रांति हुई और इसी 1857 की क्रांति के पश्चात भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के हाथों में भारत की शासन व्यवस्था चली गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेज तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां। और इसी 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह में अंग्रेज तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया और कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक की इन्होंने रचना किया। तो सर सैयद अहमद खां के पुस्तक का नाम क्या है? तो कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि उलरू का तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा उलरू का तात्पर्य जो होता है वो रेतीले पत्थर का एक विशाल शिलाखंड जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। तो उलरू जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित एक विशाल शिलाखंड है जो रेतीले पत्थरों से बना हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता। इसमें सरकारी कर्मचारियों के संबंध या सेवा सुरक्षा की बात नहीं की गई है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की भी बात नहीं की गई है, सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने की भी बात नहीं की गई है, बल्कि संपूर्ण रूप से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना इसका मूलभूत सुरक्षित उपाय है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील द्वीप जो है सी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो वी.एन. राव ने उद्देश्य प्रस्ताव नहीं रखा था, बल्कि बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा में एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, जबकि बी.आर. आम्बेडकर ने भी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था, बल्कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब उसके बाद से अब तीसरा ऑप्शन जो है वो है आपका महात्मा गांधी, और इस महात्मा गांधी का संबंध जो है वो संविधान सभा से बिल्कुल नहीं है। अब आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। और इसी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। 13 दिसंबर 1946। और जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया तो आपकी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आंसर इसका हो जाता है 22 जनवरी 1947। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। 15वां क्वेश्चन, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी। और ये बी जो है 2008 में भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। और यह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई भी कुछ परीक्षाओं में पूछ चुका है, और इसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन 16वां, और 16वां क्वेश्चन, असंगत मैच की पहचान करें। तो आंसर आपका हो जाएगा असंगत मैच की पहचान करें, तो ये आपका डी, हाइड्रोजन। एक तरीके से ये आविष्कारक का नाम दिया गया है। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक है वो जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया के जो आविष्कारक हैं वान लीवेनहॉक
और ऑक्सीजन एंटी लॉरेन लोवेसियर, जबकि हाइड्रोजन के आपके आविष्कारक जो हैं हेनरी कैंडविस हैं। ये ब्लेज पास्कल ना होकर के हाइड्रोजन के आविष्कारक हेनरी कैंडविस हैं और इन्होंने ही इसकी खोज किया था। इसको आप लोग पॉइंट में नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का खोजकर्ता किसने कौन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि निम्न में किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करने को अनिवार्य बनाया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर बी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। तो इसी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनुशंसित करने को अनिवार्य बनाया था तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो जाहिर सी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे ट्रैक्टरों की खपत ज़्यादा होगी, इस कारण से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार के रूप में माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि भारत में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेडरल बैंक लिमिटेड, जबकि इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो है इस पे भी क्वेश्चन आता है कि भारतीयों द्वारा पूर्णतः स्थापित बैंक कौन सा है? तो भारतीयों द्वारा प्रथम पूर्णतः स्थापित बैंक आपका पंजाब नेशनल बैंक है और ये इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, ये तीनों जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जबकि फेडरल बैंक आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा को अति समीपस्थ शहर है? मतलब कि कर्क रेखा के समीप स्थित शहर इसमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश जो है कर्क रेखा के अत्यंत नज़दीक स्थित एक शहर है। और कर्क रेखा जो है ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब इसमें 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मी से आपका मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो इस तरीके से ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे करीब कहाँ से जाती है? तो एमपी स्टेट से होकर के जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, उस पड़ोसी देश की पहचान करें जिसके साथ भारत ने अपनी लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश जो है भारत की 4096 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है। इसका भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आपका है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, उसका ट्रिक है बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। और ये जो बचपन में MBA है एक तरीके से आपका सबसे ज़्यादा साझा करने वाली सीमा की लंबाई के अनुसार क्रम है। तो ब से आपका बांग्लादेश, च से चीन दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीमा साझा करता है जो 3488 है। प से पाकिस्तान 3323 के लगभग है। 9 से नेपाल 1751 किलोमीटर। M से आपका म्यांमार 1643 और B से भूटान 699 और सबसे न्यूनतम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर की भारत की सीमा को साझा करता है या स्पर्श करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर के आसपास फैला हुआ है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किससे ली गई है? तो अब थोड़ा सा इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा जो ली गई है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
इस पे भी आपका स्रोत वगैरह पे क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षाओं में आता है कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया है, संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सारा आप लोग स्रोत देख लीजिएगा। उसी स्रोत में से एक क्वेश्चन कि राज्य का नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड। और ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आंसर हो गया आपका माजुली, और ये माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में स्थित है, और ये लगभग 1250 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित था। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका डी पंचायती राज व्यवस्था, और इसी पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान के 11वीं अनुसूची में स्थापित किया गया। और इसी पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक हैं वो आपके बलवंत राय मेहता को माना जाता है, और ये 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 1993 में लागू हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके कहलाने वाले स्राव अंग के पास स्थित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, और ये यकृत। और इस तरीके से ये पित्त रस का भंडारण जो है यकृत के समीप आपका भंडारण करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फूल, क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं, और मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण, और इसी अपकेंद्रीकरण के माध्यम से दूध से विभिन्न प्रकार के फूल, क्रीम और मलाई रहित चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाता है, और उस विधि को क्या कहा जाता है, तो अपकेंद्रीकरण विधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित 51A को 51 क भी कहा जा सकता है, को संविधान द्वारा शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 31, द बुद्धा हिज धम्म पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। और इसी डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के द्वारा द बुद्धा एंड हिज धम्म का नाम दिया गया, और उसके साथ साथ इसी B.R. आम्बेडकर के मृत्यु को लेकर के आपका महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये बाद में बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 32, चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, और ये नेपाल का जो चेपू है एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है। ब्लीडर खेल किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग में ब्लीडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में ये है कि द ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक किसने लिखा। तो आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, और इसी रस्किन बॉन्ड के द्वारा द ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक लिखी गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि किसने एक हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखा था।
तो ये खुशवंत सिंह जो थे एक सिख धर्म से रिलेटेड व्यक्ति थे और इन्हीं के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ द सिख नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, इतिहासकार, पत्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 में ये है कि आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है आपका ओडिशा में स्थित है और इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता नरसिंहदेव प्रथम, यहाँ नरसिंहदेव प्रथम है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं नरसिंहदेव प्रथम देता है तो कहीं कहीं नरसिंहदेव प्रथम देता है। तो ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये आपका ओडिशा में स्थित है और इसे 1984 में, इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इसी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पेंसिलिन की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 38 ये है कि भूटिया जनजाति जो अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम में भूटिया जनजाति पाई जाती है जो पूर्वोत्तर भाग का एक पर्वतीय राज्य है और इस सिक्किम की राजधानी आपका गंगटोक स्थित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 और ये 39 है कि भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ साथ 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि मरफती गीत के पारंपरिक लोक गीत हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, मरफती गीत जो है वो बांग्लादेश का पारंपरिक लोक गीत के रूप में जाना जाता है, जो विविधताओं से भरा हुआ एक लोक गीत का उदाहरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 ये है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो 41 का आंसर हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा और ये वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो हैं ये विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में ये शामिल हुई थी और ये महिला आपकी अमेरिका की रहने वाली हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला चल पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला चल पुलिस थाना जो है वो होशियारपुर पंजाब में स्थापित किया गया। होशियारपुर कहाँ पड़ता है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, पंजाब, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आपका स्टेट पूछ दे कि पहला चल थाना पुलिस और ऑप्शन में क्या दे देगा स्टेट का नाम। तो इतना ध्यान रखिएगा कि पंजाब के होशियारपुर में प्रथम चल पुलिस थाने का निर्माण किया गया और इसके अंतर्गत एक तरीके से दरवाजे पर ही आपको सेवा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 में ये है कि संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषाएं हैं, मतलब इसका आधिकारिक भाषा या एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ अंग्रेजी और फ्रेंच, और इसी अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ का कामकाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया कि विश्व साक्षरता दिवस आपका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा डी, और ये अशोक का जो सिंह स्तंभ है ये सारनाथ में स्थित है और इसी अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिव प्रसाद गुप्ता, और ये शिव प्रसाद गुप्ता ने
वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया था। और ये जो स्थापना हुई थी ये आपका असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था, और असहयोग आंदोलन आपका 1921 में किया गया था। तो ये शिव प्रसाद गुप्ता ने 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। अब इसका नाम बदल करके 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 और 47 में है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए पत्रकारिता। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था, और यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन के समूहों या लोगों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? 48। और तरला दलाल जो हैं ये आपका आंसर हो जाएगा पाक कला से, मतलब खाने पीने या भोजन से संबंधित इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, और ये भोजन लेखिका और रसोइयाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और 49 ये है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो आपका एटा, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो आपका कासगंज, एटा ना होकर के कासगंज। और अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली कासगंज में स्थित है, और इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। और गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में इन्होंने गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल को ये सुशोभित करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया। और इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक जो छोटी शाखा है उसका नाम CHS है, और CHS की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और इसी CHS का विकसित रूप मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना करके 1916 में प्रदान किया। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। अब अगले सेट को मैं फिर लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।